नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 8 दिसंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, कड़ी मेहनत के बिना सफलता पाने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसा आप उस जगह पर फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपने फसल बोया ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाएं, तो ये आपकी सिर्फ कल्पना ही रह जाएगी, आप इसको हकीकत में नहीं बदल पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए चलिए आप कड़ी मेहनत करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है कि कब हमें क्या करना है, वो सब सारे चीज़ आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आप आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023। ठीक है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मोहम्मद अल रामसी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मोहम्मद अल रामसी। ये संयुक्त अरब अमीरात के हैं, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनको अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 2019 में मिस्र के शर्म अल शेख में अपने आखिरी सत्र के दौरान ये विश्व रेडियो कम्युनिकेशन के लिए किया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ये कॉन्फ्रेंस 20 नवंबर से शुरू हुआ और 15 दिसंबर तक यूएई में चलेगी, ऐसा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ हर 3 से 4 साल में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का आयोजन करता है। सम्मेलन का आयोजन का उद्देश्य है कक्षा में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, भूस्थैतिक उपग्रह और गैर जियो स्थिर उपग्रहों के वैश्विक उपयोग की समीक्षा करना। इस वर्ष सम्मेलन में 193 देश, 4000 से अधिक सरकारी अधिकारी और 900 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं, ये इसमें कहा गया है। तो इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में 8 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन कौन करेगा? तो देखिए 8 दिसंबर को यानी कि आज का दिन ही उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किए। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित किया गया है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। विश्व सम्मेलन का इस बार का जो शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो क्या है? शांति से समृद्धि, ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये 8 और 9 दिसंबर को चलेगा, यानी कि कल तक। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तराखंड को एक नए निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। शिखर सम्मेलन दुनिया भर से हजारों निवेशकों और प्रतिनिधि भाग लेंगे। उत्तराखंड के अभी एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उत्तराखंड के 2 राजधानियाँ हैं, एक देहरादून है और एक गैरसैंण है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एडीबी के यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अभी करंट प्रेसिडेंट जो एडीबी के हैं वो है मतासुकु आसाकावा। मतासुकु आसाकावा जो है ये अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है। अजय सिंह बग्गा ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद क्रिस्टलिना जॉर्जिया ये आईएमएफ के अध्यक्ष है, ये याद कर लीजिएगा। और ये जो डिल्मा रोसेल्फ है ये एनडीपी के अध्यक्ष हैं, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 175 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है एडीबी से। 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश के राज्यों में सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए यह समझौता किया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में यह पैसा खर्चा किया जाएगा।
ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय की संयुक्त सूची सुश्री जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकोयु कोनिशियो ने हस्ताक्षर किया। यह परियोजना मध्य प्रदेश में संतुलित आर्थिक विकास के समक्ष करने के लिए 14 जिलों में राज्य सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और अभी इलेक्शन भी मध्य प्रदेश में हुआ जहाँ पे बीजेपी की जीत हुई है। आप लोग जानते हैं बीजेपी राजस्थान में भी जीत गई है, छत्तीसगढ़ में भी जीती है। मध्य प्रदेश में एडीबी ने 2002 से 9000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को उन्नत करके विकास कार्य का समर्थन किया है। चलिए इसे याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तानसेन महोत्सव भी मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में मिशन शक्ति के तहत भारत ने चरणबद्ध तरीके से नारी अदालत के एक घटक को लागू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में इसे लागू करने के लिए किन 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को चुना गया है? तो देखिए, नारी अदालत जो है ये मिशन शक्ति के तहत लागू किया जाएगा और ये पहला जो फेज़ है उसमें असम में लागू किया जाएगा और यूटी जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, असम और जम्मू एंड कश्मीर। असम का जो राजधानी है वो है दिसपुर, आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए जम्मू एंड कश्मीर के अगर हम बात करें वहाँ के प्रशासक कौन है, गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा है। हाल ही में मिशन शक्ति के तहत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से नारी अदालत के एक घरेलू घटक को लागू करने का निर्णय लिया है। 6 दिसंबर को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात बताई। पहले चरण में इसे लागू करने के लिए असम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर को चुना गया है। जम्मू एंड कश्मीर इसे 2 आकांक्षी जिलों में जैसे कि कुपवाड़ा जिला और बारामूला में लागू किया जाएगा। असम में इसे 7 जिलों में कहाँ तो बारपेटा, गोलपारा, दक्षिण सलमारा, मनकाचर और उसके बाद उदलगिरी, दरांग, मोरीगांव और कामरूप में इसे लागू किया जाएगा। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिशन शक्ति दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित लागत के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नारी अदालत क्रियान्वयन के लिए जम्मू कश्मीर और असम को 100% धनराशि जारी की गई है। केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति योजना लागू कर रही है। ये याद कर लीजिएगा। भारत सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करके और उन्हें राष्ट्र निर्माण में समावेश भागीदार बनाकर महिलाओं का नेतृत्व वाले विकास में तेजी लाने के लिए यह प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 3,144 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 3,144 करोड़ रुपए। और आपको मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अनसेफ सिटी अगर बात किया जाए कि महिलाओं के लिए कौन सा है, तो वो नई दिल्ली आया है। सबसे अनसेफ सिटी मतलब महिलाओं के लिए वो सेफ नहीं है, दिल्ली। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 7 दिसंबर। ठीक है ना, 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और ये भारत का नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इस दिन का उद्देश्य है देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना और सुदृढ़ करने में मदद करना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 का थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। ये याद कर लीजिएगा। 7 दिसंबर 1944 को नागरिक उड्डयन मामले में वैश्विक सहयोग और एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1944 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन समझौते और अंतर्राष्ट्रीय
सेवा पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, अपनी ये 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में ICAO ने 1994 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की स्थापना की थी। 7 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस घोषित किया गया था। ये याद कर लीजिएगा, 7 दिसंबर 1996 को UNGA के द्वारा इसे घोषित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची किस वर्ष स्थापित की गई थी? यानी कि यूनेस्को का इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, ये किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये जो एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। आपको मालूम होगा कि इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में बंगाल का दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसे यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल हेरिटेज साइट जो लिस्ट है इसको 2008 में इसका स्थापना किया गया था, है ना। यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को अपने प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन से प्रावधानों के तहत अंकित किया गया है। यह निर्णय 5 से 9 दिसंबर तक कसाने बोत्सवाना में होने वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 8वीं बैठक के दौरान किया गया। गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला 15वां भारतीय विरासत है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये उपलब्धि सामाजिक और लैंगिक समावेशी समविकसितता को बढ़ावा देने वाली एक एकीकृत शक्ति के रूप में गरबा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आप लोग भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम वो भी गुजरात में है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। और वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है, इसे याद कर लीजिएगा, जिसके वास्तुकार राम सुतार मिस्त्री है, ये याद कर लीजिएगा, राम सुतार। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 से। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये रिपीट हो गया है ना, रिपीट हो गया है। ठीक है, इसे थोड़ा इनवैलिड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? हु हैज़ बीन द फर्स्ट फीमेल मेडिकल ऑफिसर टू स्टेशनड इन सियाचिन। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप सोचिए, माइनस, यानी कि इंसान सोचिए ना कि माइनस में तो हड्डियाँ गलने लग जाती है, ये इतना में। तो सियाचिन में हमारे जवान जो तैनात हैं उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है ना। अभी यहाँ पे सियाचिन में एक मेडिकल ऑफिसर यानी कि डॉक्टर साहिबा है और इनका नाम है गीतिका कौल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो कि सियाचिन में इनको तैनाती किया गया है। ऑप्शन नंबर, ये पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सियाचिन अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल बनी है। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का ऐलान किया। कैप्टन गीतिका कौल स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, ये याद कर लीजिएगा। उत्तरी हिमालय पर यह स्थान है जहां सियाचिन स्थित है। सियाचिन अपने सामरिक महत्व, गंभीर मौसम और कठिन इलाके के कारण कठिनाइयों का सामना करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गए हैं। ठीक है, पहले इसको लोकसभा में 5 तारीख को लाया गया था और कल का दिन इसे पारित भी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए लोकसभा में पारित हो गया। जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 निम्नलिखित में से किस विधेयक को संशोधित करेगा?
तो ये किस विधेयक को संशोधित करेगा? तो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को अमेंड करेगा, यानी कि इसमें चेंजेस करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जम्मू कश्मीर जो विधेयक है 2004 का संशोधन करेगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर ये 5 दिसंबर को लाया गया था, ठीक है, चर्चा के लिए, और 7 दिसंबर को ये पारित भी हो गया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को जम्मू कश्मीर अधिनियम विधेयक 2023 को संबोधित किया जाना है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के समुदाय को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। दूसरी ओर जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 द्वारा संशोधित किया जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। अगर पुनर्गठन विधेयक की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 होगा, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। 1950 अधिनियम दूसरी अनुसूचित में संशोधित किया गया था, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रस्तावित विधेयक के साथ सीटों की कुल संख्या वहाँ पे 90 हो जाती है। इसमें 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधित करेगा, इसे ही याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सशस्त्र सेना यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 2023 ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को ही राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भी इसे जाना जाता है। मातृभूमि की रक्षा करने वाले शहीदों और सशस्त्र बलों के जवानों के सम्मान में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन इकट्ठा करने के लिए भी मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से मनाया जा रहा है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1949 से, ठीक है। अब सशस्त्र बाल झंडा दिवस के बारे में याद कर लेते हैं। तो सशस्त्र बल झंडा दिवस जो है ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है। सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष का प्रावधान करता है। इसका गठन 1949 में तत्कालिक रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के द्वारा किया गया था। 1993 में संशोधित कल्याण निधि को एकल सशस्त्र बल झंडा कोष में समावेशित किया गया। इसका प्रबंधन एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच भाई।